हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुहागी देवी इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 11 के बायोलॉजी विषय में बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, हिंदी में जैव अणु। जो कोशिका हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, कोशिका के बाद यह जैव अणु आपका चैप्टर है, बता चुके हैं पहले ही वीडियो में। एक वीडियो इसका पढ़ चुका है बायोमॉलिक्यूल्स का, ये दूसरा वाला वीडियो है, दूसरा पार्ट है आपका बायोमॉलिक्यूल्स का, यानी कि जैव अणु का दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हमने पहले कहा था कि शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है, उस कोशिका को बनाने में भी कई रसायन भाग लेते हैं, और जो जितने भी रसायन भाग लेते हैं उस कोशिका को बनाने के लिए, उन सारे रसायनों को कहते हैं सेलुलर पूल। सारे रसायनों के योग को कहते हैं सेलुलर पूल। वह सेलुलर पूल दो फेज में हो सकता है, एक एक्वस फेज हो सकता है, एक नॉन एक्वस फेज हो सकता है। यानी कि एक क्या है कि एक्वस का मतलब क्या हुआ, पानी में घुला हुआ, नॉन एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ नहीं। एक जल में घुलनशील हो सकता है, एक जल में घुलनशील नहीं हो सकता है। दोनों देखे थे सेलुलर पूल को। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये सेलुलर पूल भी जो होता है, सेलुलर पूल जो है, इसमें जो घुले हुए जो रसायन है, वह रसायन दो रूप में मौजूद हो सकते हैं। कौन कौन से रूप हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स है और मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। दो रूपों में हो सकते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, इसको भी अलग अलग डिस्टिंग्विश हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल्स हमने बता दिया कि जब शरीर को बनाने में जितने भी मॉलिक्यूल अणु लगते हैं उन्हीं को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स जो जैव शरीर को बनाने में लगे हैं, हमने लास्ट में ही चर्चा किया था कि हम देखेंगे अब कि ये हमारे शरीर को बनाने में अगर लग रहा है तो जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स, तो इसमें जो एक शरीर बना है, शरीर अंग से बना, अंग तंत्र अंग से मिलकर के बना है, ठीक। एक अंग को ले लेंगे हम, सबसे पहले हम विश्लेषण कैसे करेंगे, एक अंग में ही देख लेंगे। अंग बना है, अंग उत्तक से बना है, उत्तक किससे बना, कोशिका से बना है, और कोशिका जो है वही रसायनों से मिल करके बना है। उस कोशिका में ही ये सारे रसायन यानी कि ये सारे जैव अणु उस कोशिका में ही मौजूद हैं, ठीक है। उसी कोशिका में मौजूद सारे जैव रसायनों के विषय में ही हमको अध्ययन करना है। बात समझ में आ रही है? तो वह जो आपके कोशिका में जो जैव रसायन मौजूद हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वह बायोमॉलिक्यूल्स क्या है कि अब बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग जानेंगे कैसे कि उसमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो वही हमको आज अध्ययन करना है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड यानी कहां पर एनालिसिस, जैव शरीर में एनालिसिस, यानी रासायनिक संगठन का विश्लेषण। तो रासायनिक संगठन यानी रसायन की जब भी बात करते हैं तो दो रूपों में रसायन आता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग करेंगे, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग करेंगे। यानी कि क्या है, कार्बनिक रसायन जो है, जैव शरीर को बनाने में जो कार्बनिक रसायन भाग ले रहे हैं, जिसमें कार्बन मौजूद है, वे जो बायोमॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, उनका एनालिसिस एक बार करके देख लेंगे, और वे बायोमॉलिक्यूल्स जो कार्बन युक्त नहीं है और जैव शरीर को बनाने में भाग ले रहे हैं, उनका एनालिसिस हम दूसरी बार देख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे रासायनिक संगठन का विश्लेषण में सबसे पहले देखेंगे एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका मिटाते हैं हम लोग, और पहला वाला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, चाहे सिर्फ हमारी हो या प्लांट्स की हो, उस बॉडी को बनाने में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे जानेंगे कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा भी है या नहीं लगा है, लगा है तो कौन सा लगा है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। इसमें
सब हेडिंग के रूप में एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बनिक रसायन का विश्लेषण, ठीक है, कार्बनिक संगठन का विश्लेषण, हिंदी में लिख लीजिएगा, कार्बनिक संगठन का विश्लेषण, हिंदी में लिख लीजिएगा, लिख देते हैं आपको अगर दिक्कत हो तो। कार्बनिक संगठन का विश्लेषण। देखिए कार्बनिक संगठन का विश्लेषण हम लोग कैसे करेंगे, किसी भी ऑर्गन्स में कौन कौन से कार्बनिक संगठन है उसको हम लोग कैसे जानेंगे। सबसे पहला काम करेंगे क्या कि जानने के लिए हमको अंग को लेना पड़ेगा, एक अंग को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि यकृत या सब्जी, कोई वेजिटेबल्स ले लें, कोई सब्जी ले लें, ठीक है, या फिर क्या करें, यकृत को लेना। सब्जी कहने का मतलब क्या है कि प्लांट जो है, प्लांट में तो ही फ्रूट लगा है वही सब्जी के रूप में है, प्लांट से उस फ्रूट को तोड़ लें, अंग को ही तोड़ना है। तो क्या है कि अदर पार्ट को तोड़ करके लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, सब्जी को ले लेंगे तो फ्रूट को ले लेंगे तो हमको सिंथेसाइज करने में, एनालिसिस करने में आसानी होगी। किसी सब्जी को ले लें, ठीक है, ये भी क्या है कि आपका जैव, ये क्या है, बायोलॉजिकल पार्ट है कि नहीं, ये पार्ट है, सब्जी बायोलॉजिकल है ना, सब्जी को ले लें, या फिर यकृत को ले लीजिए, लीवर को ले लीजिए, लीवर सेल को ले लीजिए, यकृत को ले लीजिए, ठीक। यकृत को कैसे लेंगे, मनुष्य के शरीर से यकृत न निकाल लीजिएगा, ठीक है, यानी कि लीवर जो है आप लोग बकरा करता है, ये बकरे का यकृत ले लीजिए, ठीक है, मीट खाते हैं, मीट में बकरा है, बकरे का यकृत निकाल लीजिए, उसको क्या सब्जी ले लीजिए या फिर यकृत को ले लेंगे और ले करके करेंगे क्या, सब्जी या यकृत को लेकर एक एसिड है, सब्जी या यकृत को लेकर के एक एसिड है, एसिड का नाम है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीस लेंगे, पीस लेते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, घर में मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो फल को लेकर के और उसी में उनको ग्राइंड कर दीजिए, लीवर को भी ग्राइंड कर दीजिए, या फिर क्या करिए, खुननी होता है ना, जो आदि ओदी हम लोग जो खुनते हैं अपने वहाँ, तो खुननी में ले लीजिए, खुननी में आप लोग बकरे का लीवर निकालिए और लीवर को बकरे का चाहे किसी सब्जी को खुननी में डालिए और खुननी में डाल करके उनको खाले में डाल करके और खुननी से खूब उनको खून दीजिए, खूब उनको क्या कीजिए, खूब उनको कूट दीजिए, ठीक है, ठीक। अब जब कूटेंगे आप तो कूटने पर क्या होगा, जब उसको कूट देंगे खूब लेकर के, वही लिखे पीस लेते हैं, तो पीसने का मतलब उनको कूटना है। तो सब्जी या यकृत को लेंगे और लेकर के ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल देंगे, ये केमिकल है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल देंगे। जैसे हमने बताया ना कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, एसिड में विलय है, अब माइक्रोमॉलिक्यूल एसिड में विलय नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पहले ही डाल देते हैं। इसको डाल देंगे और खूननी में लेकर के उनको खूब खून देंगे, खूब कूट देंगे। कूटने पर क्या होगा, पीस देंगे। तो पीसने के बाद क्या होगा, पीसने के बाद हमको
पीसने के बाद हमको जो है मिलता है एक गाढ़ा पदार्थ। क्या मिलता है? एक गाढ़ा पदार्थ जिसे कर्दम कहते हैं। हमको गाढ़ा कर्दम, हिंदी में क्या कहते हैं? कर्दम कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है स्लरी, अंग्रेजी में कहते हैं स्लरी, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं स्लरी। पीसने के बाद गाढ़ा कर्दम या स्लरी मिलता है। क्या मिलता है? स्लरी मिलता है। ये जो गाढ़ा स्लरी मिला है, अब इसको क्या करेंगे? पहले लीवर लिए चाहे सब्जी लिए, उनको खुन्नी में रख करके कूच दिए। कूचने के बाद क्या मिला हमको? एक गाढ़ा पदार्थ मिला। गाढ़ा पदार्थ मिला जिसे कर्दम या स्लरी हमने कह दिया। अब ये कर्दम या स्लरी को हम लोग क्या करेंगे? कर्दम या स्लरी को क्या करेंगे? जैसे पनीर बनाते हैं घर में ना, तो पनीर को क्या करते हैं? सूती कपड़ा लेते हैं, सूती कपड़ा में डालते हैं और उनको खूब निचोड़ते हैं, बढ़िया से खूब निचोड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या करेंगे इनको? अब क्या करेंगे? कर्दम या काढ़ा, ये जो है कर्दम या काढ़ा को क्या करेंगे? महीन कपड़ा से छान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? कर्दम को, अब कर्दम क्या है? जो हम लोग पीसे हैं, पीसने के बाद जो चीज मिला है उसी को कर्दम कह रहे हैं। कर्दम को महीन कपड़े से निचोड़ कर छान लेंगे। पनीर वाला जैसे होता है ना, पहले रख देते हैं, जो चू गया, चूने के बाद खूब उनको निचोड़ते हैं, ऐसे निचोड़ करके उनको क्या करेंगे? छान लेंगे। जो गाढ़ा चीज मिला है उनको कपड़े से निचोड़ के छान लेंगे। अब छानने के बाद हमको दो चीजें प्राप्त होंगी, ठीक है। छानने के बाद दो चीजें प्राप्त होंगी। दो चीजें प्राप्त होंगी। कौन कौन सी दो चीजें प्राप्त होंगी हमको? एक चीज प्राप्त होगा जो हम अम्ल में घुला होगा, एक चीज प्राप्त होगा जो अम्ल में घुला होगा, और दूसरा चीज जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? अम्ल में अविलेय होगा, अम्ल में अविलेय होगा, ठीक। ये दो चीजें हमको प्राप्त होंगी जब छानेंगे। एक तो अम्ल में घुला हुआ चीज मिलेगा, एक अम्ल में क्या मिलेगा? अविलेय मिलेगा, ठीक है। तो अम्ल में जो घुला हुआ है इसको क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ये एसिड है। अम्ल का मतलब क्या होगा? एसिड है। एसिड सॉल्युबल पूल, और इसको क्या है? एसिड नॉन सॉल्युबल पूल, ठीक है। दो चीजें मिल रही हैं हमको, एक एसिड सॉल्युबल पूल और एक एसिड नॉन सॉल्युबल पूल। जो अम्ल में घुला हुआ भाग है, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, अम्ल में घुला हुआ कौन सा भाग रहेगा आपका? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे, यानी सूक्ष्म अणु होंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और जो अम्ल में अविलेय होगा वो क्या होगा आपका? मैक्रोमॉलिक्यूल्स होगा। दो चीजें, बृहद अणु होगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले यकृत लिया या फिर सब्जी लिया, उनको क्या किया हमने? कूट लिया, खूब उनको पीस लिया, कूट लिया।
पीसने और कूटने के बाद हमको क्या मिला, एक गाढ़ा पदार्थ मिला जिसे हमने कर्दम या स्लरी कहा। उस कर्दम या स्लरी को क्या किया, उसको एक सूती कपड़े में रख करके, महीन कपड़े में रख करके छान लिया। छानने का मतलब छान लिया, और जो नहीं छान रहा था उसको खूब बढ़िया से निचोड़ लिया। निचोड़ करके ठोस पदार्थ को फेंक दिया। जो बाकी द्रव वाला पदार्थ मिला, वह हमको जो द्रव वाला पदार्थ मिला उसमें दो चीजें दिखाई दी। एक चीज जो था अम्ल में घुल गया था, एकदम घुला हुआ था, जिसको हम दिखाई नहीं दे रहा था, उसको क्या कहा, एसिड सॉल्युबल पूल कहा। वह क्या है आपका, माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे जो उसमें घुले हुए अवस्था में है। और ये दूसरा वाला जो चीज था अम्ल में अविलेय था, जो घुला हुआ नहीं था, साफ साफ दिखाई दे रहा था, वो क्या था आपका, माइक्रो मॉलिक्यूल्स था। ठीक, तो ये दो चीजें हमको प्राप्त हुई, ठीक है, कूटने पीसने के बाद। तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमको आप दिखाई दिए, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स घुला हुआ है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, अब घुला हुआ नहीं है। तो ये जो दो चीजें हमको मिली, तो ये क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल, ये क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। अब दूसरी चीज देखिए कि कौन, अब बात में हमने कह दिया कि जो घुला हुआ माइक्रो मॉलिक्यूल्स था और जो नहीं घुला है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, परंतु अब जो है कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कौन सा एमिनो एसिड है इसमें घुला हुआ, कौन सा शुगर इसमें घुला हुआ है, कौन सा गैस इसमें घुला हुआ है, कौन सा मिनरल इसमें घुला हुआ है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम है कि सोडियम है, पोटेशियम है कि कैल्शियम है कि फास्फोरस है कि सल्फर है, कौन सा मिनरल है इसमें घुला हुआ, ये कैसे जानेंगे। कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है जो अविलेय है उस लीवर में, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है कि आपका और कोई मिनरल्स है जो घुला हुआ है, सॉरी मिनरल्स नहीं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो और घुला हुआ नहीं है, यह कैसे पहचानेंगे। यह पहचानने की जो प्रक्रिया है यह काफी जटिल प्रक्रिया है, और यह बताया जाता है आपको जब उच्च क्लासों में पढ़ेंगे आप लोग, जो एमएससी करेंगे, बीएससी और एमएससी में जाएंगे, तो वहां पर इसकी प्रक्रिया बताई जाती है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे पहचानेंगे कि जो घुला हुआ हमको चीज, जो द्रव मिला है, उस द्रव में कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को पहचानने का अलग अलग विश्लेषणात्मक तरीका है। सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को भी पहचानने का अलग अलग विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, और सारे हायर क्लासों में। लेकिन हमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह ऑर्गेनिक सबस्टेंस हमको मिल गया, ऑर्गेनिक सबस्टेंस यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में मिल गया हमको, ठीक है, और समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। अब दूसरा चीज है एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इसी में हम लोग इन बढ़ा देते हैं, क्या हो गया, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे विश्लेषण करेंगे। ठीक, इसमें भी पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी पहले भी एक जीवित ऊतक लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीवित ऊतक लेंगे, इसमें भी एक जीवित ऊतक लेंगे। जीवित ऊतक क्या हो सकता है, वही ले लीजिए आप, लीवर ले लीजिए, ठीक है, लीवर ले लीजिए, या फिर कोई भी टिश्यू ले लीजिए, प्लांट का कोई टिश्यू ले लीजिए, पत्ती ले लीजिए, प्लांट का पत्ती ले लीजिए, या फिर यकृत लीजिए। जीवित ऊतक में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में आपने दे रखा है पर्ण, एनसीईआरटी में दे रखा है पर्ण या यकृत, लीवर ले लेंगे। एक जीवित ऊतक लेंगे और उसको लेकर के क्या करेंगे, तौल लेंगे। जीवित ऊतक लेंगे और उसे
तौल लेंगे, तौल लेंगे, वेट कर लेंगे। तो देखिए कोई भी यकृत लीजिए, लीवर ले लीजिए, चाहे आप पत्ती ले लीजिए, दोनों को लेकर के अगर आप तौलते हैं तो तौल लेंगे। जब तौल करके भार आप नोट कर लेंगे। तो जब आप तौल रहे हैं तो तौलते समय उसमें क्या है, जल की भी मात्रा होती है। लीवर है उसमें भी जल की मात्रा है, पत्ती है तो उसमें भी जल की मात्रा है। तो अब तौलने के बाद क्या करेंगे, इनको सुखाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो अब जो जीवित ऊतक था, एक बार हमने इनको रॉ मटेरियल के रूप में लेकर के तौल लिया और तौल के क्या करेंगे, इनको सुखाएंगे। ठीक है, तो जब तौल लेंगे तो तौलने पर इसमें लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि तौलने पर, तौलते समय इसमें नमी रहती है, नमी होती है। ठीक है, अब उसी नमी को क्या करना है, हमको निकालना है। तो नमी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। ठीक है, सुखाना पड़ेगा। अब फिर क्या करेंगे, अब पुनः ऊतक को सुखाकर तौलेंगे। ठीक है, अब पूरा ऊतक को क्या करेंगे, सुखा कर तौलेंगे। पहले ऊतक को हमने रॉ मटेरियल के रूप में तौला, अब ऊतक को क्या करेंगे, सुखा देंगे। उसको एकदम धूप में रख करके, चाहे जैसे भी हम लोग क्या करेंगे, सुखा। जब सूख जाएगा तो सूख करके फिर तौलेंगे। अब सूखे हुए भाग को क्या करेंगे, जला देंगे। सूखे हुए भाग जब तौलेंगे, जब सुखा देंगे तो सुखाने पर जो जल की मात्रा रहेगी, जो नमी रहेगी, वो क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। H2O तो गया, H2O तो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सूखे हुए भाग को जला देंगे। सूखे हुए भाग को जला देंगे। ठीक है, यानी कि शरीर कैसे बना है, जल से बना था। पहला शरीर को बनाने में कौन सा भाग लेता है, जैसे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं तो जल भाग लेता है, जल उड़ गया। अब उसको अग्नि के हवाले कर दिया, यानी कि ये डाल दिया। जलाने का मतलब क्या है, अग्नि में डालेंगे तभी ना जलेगा, जल गया। ठीक, अब जलने के बाद क्या, राख, धरती का मतलब पार्ट है तो राख में मिल गया। ठीक, तो सूखे हुए भाग को क्या करेंगे, जला देंगे। जब जलाएंगे तो जलाने पर हमको क्या मिलता है, जलाने पर होगा क्या, जलाने पर कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, सारे कार्बनिक यौगिक क्या होंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ऑक्सीकृत होंगे। ठीक है, ऑक्सीकृत होंगे। सारे जलने पर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर गैस के रूप में अलग हो जाएंगे, ठीक, जल गया। जलने पर कार्बनिक यौगिक क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ऑक्सीकृत होकर गैस के रूप में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट बचे हुए पदार्थ, जो बचेगा क्या हमारा, जो जलने पर क्या बचेगा आपका, जो यौगिक क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत हो गया, आसमान में चला गया, बचा क्या हमारा, राख। बचा क्या है, राख जो बचा है। ठीक है, तो राख में क्या है, अकार्बनिक यौगिक होता है। अब बचे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं, राख कहते हैं, अंग्रेजी में भस्म कहते हैं, जिसमें अकार्बनिक
कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण कैसे करेंगे। अब अकार्बनिक यौगिक का विश्लेषण हम कैसे कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, जीवित ऊतक लिया। जीवित ऊतक में क्या लिया हमने, पत्ती ले लिया, चाहे यकृत ले लिया और उसको तौल लिया। ठीक है, तौल लिया। तौलने पर उसमें क्या थी, नमी थी। अब नमी को क्या करेंगे हम लोग, सुखा देंगे। सुखाएंगे तो जो जल जो होगा वो अपने आप उड़ करके चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो पहले ही निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको पुनः क्या करेंगे, ऊतक को जब सुखा देंगे तो सुखाने के बाद फिर तौलेंगे। अब तौल देंगे सूखे हुए भाग को, अब सूख जाएगा जब तो सूखे हुए भाग को जला देंगे। जलाने पर क्या होगा, जब जलेगा कोई भी चीज तो जितनी भी कार्बनिक चीजें हैं, जितनी भी कार्बनिक चीजें उस अंग में, उस ऊतक में उपस्थित थी, सभी क्या है, गैस के रूप में ऑक्सीकृत होकर के वायुमंडल में चली जाएंगी। सभी गैस के रूप में ऑक्सीकृत होकर के वायुमंडल में चली जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, पिछले क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है लेगुमिनस प्लांट में। लेगुमिनस प्लांट से आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट से एटमॉस्फेयर में जाता है। या फिर हमने बताया होगा कि कोई जो जीव जब मर जाता है तो मरने के बाद कैसे होता है, कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उसका शरीर वहां पर है ही नहीं, उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। तो जितने भी शरीर को बनाने में कार्बनिक चीजें सड़ सड़ करके क्या होता है, वो जल नहीं पाती हैं, जलेंगी नहीं तो सड़ेंगी, सड़ करके क्या होगा, गैस के रूप में ऊपर उड़ जाती है, जो हमको बदबू करता है। और जो मिनरल्स होता है वो आसपास के पौधों को मिलता है और पौधे हरे भरे रहते हैं और विकसित होते हैं। इसीलिए कब्रिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा, कब्रिस्तान में हमेशा सदा हरियाली उसमें छाई रहती है। आसपास जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं एकदम हरे भरे रहते हैं कब्रिस्तानों में। ठीक है, ये रीजन होता है। तो कार्बनिक यौगिक जितने भी थे गैस के रूप में ऑक्सीकृत होकर के चले गए, तो वे कार्बनिक अलग हो गए। अब हम निश्चिंत हो गए, कार्बनिक यौगिक अलग, तो बचा हुआ क्या है, जो राख है, जो भस्म है, उसमें होगा क्या, अकार्बनिक चीज ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब अकार्बनिक में कौन कौन सी चीजें होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। उसके बाद हम लोग फिर अगला भाग अगला देखते हैं। इसमें अकार्बनिक रूप में क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से, मिनरल्स तो है ही, मिनरल्स कौन है, मिनरल्स तो है ही। मिनरल्स कौन है आपके, कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। जो राख हमारा बचा था अकार्बनिक यौगिक ही बचा, और उस राख में क्या है, उस राख में क्या था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था। तो मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम किसमें था, राख में था। राख में जो था, राख जो मिला है उस राख में क्या था, कैल्शियम था और मैग्नीशियम था। लेकिन उस राख के अलावा कार्बनिक यौगिक जैसे, कार्बनिक यौगिक जैसे फास्फेट, जैसे फास्फेट, सल्फेट, फास्फेट, सल्फेट अम्ल में विलेय, अम्ल में विलेय अवस्था में, अम्ल में विलेय अवस्था में मिलते हैं, विलेय अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि जो राख है, राख का हम एनालिसिस करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन जो एक फास्फेट है और सल्फेट है, इनका कैसे पता चलेगा। जब अम्ल डालें, उस राख को अम्ल में डालेंगे, जो विलेय करेंगे, तो वहां पर अगर विलेय हो गए तो यह सल्फेट और फास्फेट हमको मिलेंगे। अब तीसरी चीज नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जो राख है, राख का तत्वीय विश्लेषण करते हैं। तत्वीय विश्लेषण
करने पर, राख का तत्व विश्लेषण करने पर, यानी कि तत्व विश्लेषण करने का मतलब उस राख जो है, उस राख में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से अकार्बनिक तत्व मौजूद हैं, वही देखना है हमको। तो जो विश्लेषण करने का तरीका है वह थोड़ा जटिल है कि कौन कौन से मौजूद है, वह आपको हायर क्लास में बताया जाएगा। लेकिन कौन कौन से हैं ये तो हम जान ही सकते हैं। तो हम जब विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण करने पर हमको फर्स्ट पहले वाले ग्रुप में मिलेगा क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन मिलने का मतलब कार्बनिक यौगिक मत समझ लीजिएगा, जो राख है राख में कार्बन मौजूद है, ठीक। सेकेंड ग्रुप में हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड ग्रुप में हमको मिल जाएगा आपका क्लोराइड मिल जाएगा, क्लोराइड मिल जाएगा, सोडियम आयन मिल जाएगा, पोटेशियम आयन मिल जाएगा, ठीक है। सबका रोल है शरीर के अंदर, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम का रोल हम आपको यही बता दे रहे हैं कि जब हम नर्व इंपल्स जो है, जैसे कहीं पर चाय में अंगुली डालने पर, जलने पर, सुई चुभने पर, दर्द होने पर जो संवेदना उत्पन्न होती है, पीड़ा, जो दर्द उत्पन्न होती है, वह क्या है, चुभते यहाँ है तो हमारे मस्तिष्क में कैसे संवेदना पहुंच जाती है कि दर्द हो रहा है। तो जो संवेदना जा रही है मस्तिष्क तक, वही संवेदना, उस संवेदना को, उस आवेग को भेजने का जो काम करता है वह कौन करता है, इन्हीं आयनों के द्वारा ही होता है। पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो है ही, कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही। चौथा क्या मिलेगा, हम तत्व विश्लेषण करने पर चौथे ग्रुप में क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। हो सकता है इससे क्रिया करके NaCl बना ले। कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, फास्फेट मिल जाएगा, ठीक है, फास्फेट मिल जाएगा जो एसिड में घुलित अवस्था में था, सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का तत्व विश्लेषण करने पर, ठीक। तो अभी तक हमने देखा कि जो ये जैव शरीर है, जो ये बॉडी है, इस बॉडी के निर्माण में जो कौन कौन से ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज लगे हुए हैं, कौन कौन से और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज लगे हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज लगे भी हैं कि नहीं लगे हैं, उनका परीक्षण कैसे करेंगे, वो परीक्षण करने के तरीके के विषय में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। अब किस तरीके से अध्ययन किया जाता है तो यह आपको एक लेवल बता दिया गया है, लेकिन कौन कौन चीजें उसमें हैं, उस पुस्तक में कौन कौन सी चीजें हैं, यह परीक्षण करना थोड़ा मुश्किल है। बड़े क्लासों में आपको पढ़ाया जाएगा, एक तरीका आपको बता दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कोशिका है, जो चाहे ऊतक है चाहे अंग कह लीजिए, उसमें जो मेन बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, जो कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल से मिलकर के एक कोशिका या एक ऊतक बनता है, ठीक है। मिनरल्स को तो हम लोगों ने यही देख लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देख लिया कि क्लोराइड है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, NaCl है, CaCO3 है, फास्फेट है, सल्फेट है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गए। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।